नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक अनीमिया, ठीक है जी। तो वो अनीमिया जिसमें इंट्रिंसिक आरबीसी की लाइसिस होती है। हीमोलाइटिक इज द वर्ड यूज फॉर आरबीसी लाइसिस, उसको हम डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज द फर्स्ट वन इज कॉल्ड हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। ऐसा करते हैं, इन टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं अपने अंदाज में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और वो पॉइंट्स आप लोगों ने गौर से सुनने हैं। एक्चुअली अगर हम नॉर्मल देखते हैं तो आरबीसी की जो शेप है दैट इज कॉल्ड बाई कनकेव। ये क्या होता है? बाई कनकेव। और ये आप सब लोगों को पता होता है कि आरबीसी इज अ बाई कनकेव। अब इस आरबीसी को बाई कनकेव शेप में रखने के लिए उसके पास मेम्ब्रेन स्केलेटन या मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स होते हैं। अब वो प्रोटीन जो आरबीसी को नॉर्मली नॉर्मली किस शेप में रखते हैं? बाइकनकेव। उसमें एक है इनकायरिन, एक बैंड 3 और एक प्रोटीन 4.2 और एक स्पेक्ट्रिन। ये चार नाम याद रखने हैं: इनकायरिन, बैंड 3, प्रोटीन 4.2 एंड स्पेक्ट्रिन। दीज आर दी फोर प्रोटीन विच कीप द आरबीसी इन बाइकनकेव शेप। अब होता यह है कि कभी कभार इन मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन आता है, तो फिर आरबीसी की जो शेप है वो बाइकनकेव से चेंज होकर क्या बनता है? स्फेरिकल। अगर ये मसला बाई बर्थ है, जेनेटिक्स के साथ है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी। ये क्या है? हेरिडिटरी। और अगर उसमें आरबीसी की शेप बाइकनकेव से स्फेरिकल बनती है, इसको स्पीरोसाइटोस कहते हैं। तो ये आरबीसी जो है ये तो आसानी से स्मॉल वेसल से स्क्वीज करेगी, लेकिन जब स्मॉलर कैपिलरीज आएगी, छोटी कैपिलरीज, उससे स्फेरिकल आरबीसी जाएगी नहीं, तो यहाँ पे स्टक होगी, जिसकी वजह से आरबीसी की लाइसिस होती है एंड दैट लीड टू हीमोलाइटिक अनीमिया। तो देखिए, इसमें आप लोग को बताता चलूं कि अगर आप बाइकनकेव को देखें तो यहाँ से लेके इस तरह यहाँ तक ये सरफेस एरिया है। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी। लेकिन अगर स्फेरिकल को देखें तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और जब सरफेस एरिया कम होता है, आरबीसी भी कम स्मॉल, इट विल नॉट एबल टू कैरी ऑक्सीजन प्रॉपरली। तो देखिए, एक्चुअली जो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोस है, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन, a very important because it is genetic, hereditary, it is autosomal dominant due to defect in the protein interacting with RBC membrane skeleton like enchirin, band 3, protein 4.2 and spectrin। इसमें मसला है। इसकी वजह से आरबीसी बिकम स्मॉल, राउंडेड and no central platter that decrease surface area and that increase MCHC mean corpuscular hemoglobin concentration। We will discuss now। प्रीमिच्योर, अब जो आरबीसी है ये जब ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगी तो प्रीमिच्योर आरबीसी रिमूवल इज डन बाय स्प्लीन बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। एक्स्ट्रावास्कुलर इसलिए है कि स्प्लीन के अंदर जो छोटे छोटे कैपिलरीज है उससे स्फेरिकल आरबीसी गुजरेगी नहीं, और जब ये गुजरेगी नहीं तो उसकी लाइसिस होगी, जिसको हम एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलिसिस कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब आरबीसी की लाइसिस स्प्लीन में होगी तो स्प्लीन के अंदर लाइसिस भी होती है और स्प्लीन कोशिश ये करती है कि मजीद आरबीसी भी बनाए। तो देयर इज अ कंपनसेटरी स्प्लीनोमेगेली। और जब आरबीसी की लाइसिस ज्यादा होगी उसमें बिलिरुबिन की लेवल ज्यादा होगी, विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ पिगमेंटेड गाल स्टोन। और इस हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोस के अंदर अगर किसी वायरल इन्फेक्शन की चांसेस है, पार्वो वायरस B19 विच कैन काज ए प्लास्टिक क्राइसिस। अब इसमें होता यह है, इम्पोर्टेंट वन, कि भाई इसमें हम मीन फ्लोरेसेंट आरबीसी इन यूसिनोफिल 5 मेलानामाइड ये बाइंडिंग टेस्ट करते हैं, ये डिक्रीज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इंक्रीज फ्रेजिलिटी, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट पॉजिटिव होता है। व्हाट इज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट? देखिए, अगर ये हमारे पास इस तरह का एक आरबीसी है और एक आरबीसी ऐसा है, तो अगर हम इस दोनों आरबीसी को फॉर एग्जांपल किस में डालें? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालें। तो अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ये आरबीसी डालें, इट बिकम वेरी वेरी फ्रेजाइल बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड सरफेस एरिया। इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मतलब अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन कुछ इधर फोर्स लगाई, कुछ इधर, कुछ इधर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स की वजह से बाई कनकेव शेप आरबीसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर स्ट्रांग रहती है। लेकिन दूसरी साइड अगर वो स्फेरिकल हुई है तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या होगा?
बिकॉज ऑफ डिक्रीज सरफेस एरिया, ये जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन अंदर आती है, इट विल क्रिएट मोर प्रेशर ऑन दी आरबीसी, जिसकी वजह से आरबीसी की क्या होगी, लाइसिस होगी, एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट पॉजिटिव। नॉर्मल टू डिक्रीज एमसीवी विद अबंडेंस आरबीसी। इसकी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो करेंगे, लेकिन द बेस्ट एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑलवेज सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन। लेकिन डॉक्टर साहब प्लीज रिमेंबर, when we remove the spleen, we have to vaccinate the patient before against pneumococcal, hemophilus, meningococcal। उस तरह की हम वैक्सीनेशन जरूर कराते हैं। फिर इसके बाद है पेरोक्सस्मल नॉक्चर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। इसका नाम है PNH, पेरोक्सस्मल नॉक्चर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। अब इसको देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये भी हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल म्यूटेशन होता है which leads to increased complement mediated intravascular hemolysis, especially at night. Nocturnal mean at night. Acquired PIGA mutation, impaired GPI, इसको हम कहते हैं पिग ए। अब देखें, एक चीज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ, और से सीना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये आर ब्लड वेसल है। आप लोगों को पता है ब्लड वेसल के अंदर आरबीसी है, और आरबीसी के ऊपर इस तरह फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन के ऊपर इस तरह एक एंटेना होता है। ये जो ऊपर वाला एंटेना है इसका नाम है डेफ, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। और ये जो एंटेना जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम जीपीआई कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन आयोनोसाइटोल। अब होता यह है कि एक्चुअली बॉडी में ब्लड के अंदर यहाँ पे एक एंजाइम होता है, इसका नाम है C3 कन्वर्टेज। कौन सा? C3 कन्वर्टेज। जो C3 कन्वर्टेज एंजाइम है, ये क्या करता है? C3 कन्वर्टेज एंजाइम ये मोस्ट कॉमनली ऐसा करता है, इट वांट टू लाइस आरबीसी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, C3 कन्वर्टेज वांट टू लाइस आरबीसी। लेकिन अब होता यह है, इस आरबीसी की लाइसिस को प्रिवेंट करना ये किसका काम है? जीपीआई। अब ये जीपीआई बनेगा कैसे? दैट इज कॉल्ड पिग ए प्रोटीन जीन। अगर इस पिग ए ये इस तरह लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड पिग ए। पिग ए अगर इस म्यूटेशन है, तो जीपीआई जो एनकरिंग प्रोटीन है वो इस डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर को नहीं रखेगी। जब ये खत्म होगा तो C3 कन्वर्टेज क्या होगी? इट विल लीड्स टू, और C3 इज अ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, it will cause lysis of RBC which is occurring at the night. Therefore, it is called paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. इसमें जो ट्राइएड है, लाइकोम नेगेटिव हीमोलाइटिक अनीमिया, मेनली इंट्रावस्कुलर पैनसाइटोपिनिया, और ये जो C3 कन्वर्टेज है, न सिर्फ ये आरबीसी की लाइसिस करती है, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच यू पीपल मस्ट नो, ये क्या करती है? एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट। और अगर प्लेटलेट की एक्टिवेशन एबनॉर्मल होती है, थ्रोम्बोसिस and cause Budd-Chiari syndrome. Budd-Chiari mean hepatic vein thrombosis, it's called Budd-Chiari syndrome. अब ये जो नाइट में आरबीसी की लाइसिस होती है, तो फिर ये हीमोग्लोबिन वेसल में निकलेगी, और सुबह सवेरे ये हीमोग्लोबिन किडनी तक जाती है। When the patient pass urine early in the morning, there is a pink or red urine in the morning associated with aplastic anemia and acute leukemia. इसमें हम CD55 and CD59 करते हैं flow cytometry. This is called the investigation of choice, क्योंकि CD55 जो cluster of differentiation 55 है, ये डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर के ऊपर होता है। तो डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर CD55 टेस्ट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा ड्रग देना जिससे हम C3 कन्वर्टेज को ब्लॉक करें, ताकि वो आरबीसी की लाइसिस भी ना करे और एबनॉर्मल प्लेटलेट्स को भी वो एक्टिवेट ना करे, दैट इज यूकिलिजोमाब। उसका नाम क्या है? यूकिलिजोमाब। ठीक है जी। तो एग्जाम के अंदर आता है, a patient came to you with a history of anemia and the patient complained pink or red urine early in the morning. Think about paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, the most common problem in pig A gene due to GPI problem. और इसमें हम जो ड्रग देते हैं, that is euclizumab, and the test is called CD55 CD59 flow cytometry. इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, द नेक्स्ट ड्रग दैट इज नोन एज G6PD डेफिशिएंसी। G6PD डेफिशिएंसी के अंदर क्या होता है? ये भी आसान है, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। G6PD डेफिशिएंसी, इट इज एक्स लिंक रिसेसिव, और जो प्रॉब्लम एक्स लिंक होती है, दे विल ऑलवेज अफेक्ट द मेल। दूसरी बात याद रखें, इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज प्रॉब्लम। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज ये जिस पाथवे में काम करता है, दैट इज HMP शंट। क्या होता है?
HMP शंट। अब आप लोगों ने याद रखना है, जब G6PD में मसला है तो HMP शंट नहीं चलेगी, HMP नहीं बनेगी, NADPH नहीं बनेगी, NADPH नहीं बनेगी ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म में। ऐसा करते हैं, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह आप लोग को यहाँ से मैं G6PD डिफिशियंसी को फिर नए सिरे से स्टार्ट करवाऊंगा, ताकि आप उनको सही तरीके से सीख सके।